सुबह के 4 बजे हैं, अलार्म बजा है और नींद अभी भी हावी है। लेकिन यही तो डिसिप्लिन होता है ना, उठ जाना जब मन ना हो। उठ के जल्दी से फ्रेश होती हूँ, चेहरा धो लिया, थोड़ा पानी पी लिया। अब दिमाग थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा है। ये पहला कदम होता है एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत का। सुबह की शुरुआत मैं करंट अफेयर से करूँगी, क्योंकि सुबह का दिमाग बहुत शांत होता है और तभी करंट अफेयर मेरे दिमाग में अच्छे से घुसती है। इसके बाद में अगर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड वही लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसे कंप्लीट करती हूँ। और सच बताऊँ तो मैं बीच में सो गई थी, क्योंकि पहला दिन था, मैं इतने सुबह सुबह उठ रही थी तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रहा था, तो मैं सो गई। फिर उठने के बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठती हूँ और करंट अफेयर्स वाला ही पोर्शन कंप्लीट करती हूँ। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ INM पढ़ने के लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है BPSC TRT 4.0 के लिए, एस्टेट के लिए, इन सभी क्वेश्चन। और बाद बाकी आप कोई और भी प्रिपरेशन कर रहे कंपटीशन का, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं उसे कवर करने के लिए बैठती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने INM में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने पृष्ठभूमि को देखा, उसके बाद मैंने 1857 की क्रांति से शुरुआत की। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था, ये तो हम सभी जानते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, इन नामों को सिर्फ याद ही नहीं रखते हैं बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा कांग्रेस की स्थापना और उसकी शुरुआती दौर, और साथ ही कांग्रेस से पूर्व की कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी मैंने देखी, जिसमें सबसे पहला है बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन 1838 कलकत्ता, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 कलकत्ता, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1851, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता 1876। इसके बाद आ जाता है बम्बई में स्थापित कुछ राजनीतिक संस्था, जिसमें पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके बाद मद्रास में स्थापित राजनीतिक संस्था, जिसमें मद्रास महाजन सभा। इन सब को देखने के बाद मैं पूरी तरह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पे आ जाती हूँ। स्थापना से लेके उसका पूरा डिटेल में मैं पढ़ती हूँ। अभी पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अच्छा खासा हो गया है। इसके बाद मैं उठ जाती हूँ और यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो मैं यहाँ पे दिखा रही थी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं अपना सब कुछ साफ कर लेती हूँ, बेड वगैरह। आज मैंने न्यू बेडशीट बिछाया है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ, खाना भी खा लिया। अभी लगभग 12:15 हो रहा है, 5 मिनट फास्ट है। अभी मैंने टाइम दिया तो 12:11 हो रहा था, तो अभी 12:12 हो गया होगा। और मेरा हिम्मत बिल्कुल नहीं कर रहा अभी पढ़ने का। इतना नींद आ रहा है, इतना नींद आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं जाऊँगी पहले थोड़ा सा सो लेती हूँ यार, ऐसे दिमाग में जाएगा नहीं कुछ। उसके बाद फिर उठती हूँ तो पढ़ती हूँ। बाय। जो गलती मुझे नहीं करना था, मैंने वही गलती की थी आज। सो के बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने, क्योंकि जब मैं उठी तो लगभग 4 बज रहे थे और मेरे तो सिट्टी पिट्टी गुल थे कि यार मैं इतने देर सो गई, पता भी नहीं चला, क्योंकि अलार्म लगाई भी थी और अलार्म बजा, फिर भी मैं उसको बंद करके सो गई, इतनी नींद में थी मैं। उसके बाद जब बाहर उठती हूँ तो फ्रेश होने के लिए, मूड को फ्रेश करने के लिए मैं छत पर जाती हूँ, और छत पर से जैसे नीचे आती हूँ तब तक मौसम इतना और अच्छा हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। इसके बाद मैं ना थोड़ा सा बुक लेके पढ़ती हूँ, जो उपन्यास के बुक होते हैं उसको, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि तभी मैंने जो INM किया था उसी को मैं आगे लेके बैठती हूँ। तो अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, आप लोग कांग्रेस का मतलब क्या होता है? आप लोग को पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1885 में 28 दिसंबर 1885 से लेके 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, और ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव के आधार पर इसका जो नाम है इंडियन नेशनल यूनियन से बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया था। और ये बैठक जो है पहले पूना में होना था, वहाँ पे प्लेग फैल गया था, जिसके कारण बम्बई में इसको फिर शिफ्ट किया गया था। और फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उस टाइम के गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे वो लॉर्ड रे थे, और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस के पहले महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी जो थे वो O.A.
मरहूम थे। और पहली बार मीटिंग में जो है 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इन्हीं को ना 72 बहादुर भी कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पहली बार जो बैठक हुई थी उसमें बिहार से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया था। और कांग्रेस की प्रथम घोषणा जो है वो हिंदू नामक पत्रिका में हुई थी। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ हिंदी की क्लास के लिए। और आज मैं लिपि पढ़ने वाली थी, तो अब मैं बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले मैंने भाषा से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे वो मैंने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। थोड़ा बहुत मैंने उसको देखा, ये कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित था। इसके बाद मेन टॉपिक लिपि स्क्रिप्ट पे आती हूँ। तो भाषा को लिखने का जो तरीका या प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं वो लिपि होता है। और लिपि का जो विकास है वो भाषा के बाद होता है। भाषा के विकास में जो है लिपि का सर्वाधिक योगदान होता है, परंतु विकास अगर हम बोलेंगे तो भाषा के बाद ही होता है। और लिपि का जो विकास क्रम है वो सबसे पहले आया था चित्रात्मक लिपि, फिर सूत्र लिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर उसके बाद भाव ध्वनि लिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। और जैसे कुछ प्रमुख भाषाएं जिसकी लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी, नेपाली की भी देवनागरी है, उर्दू की नस्तालिक है, अरबी की फारसी है। ठीक है, अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का जो है वो विकास कैसे हुआ। तो प्राचीनतम लिपि जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, सैंधव लिपि, ब्राह्मणी लिपि और खरुष्टी लिपि। ठीक है, सैंधव लिपि जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जिसमें भाव चित्रात्मक होता है और बाउस्ट्रोफिडन इसको बोला जाता है। देखेंगे कि जिसमें पहले ना बाएं से दाएं लिखा जाता है, फिर दाएं से बाएं लिखा जाता है, फिर बाएं से दाएं, तो वो क्या होता है ना सर्पिला आकार ले लेता है, इसलिए इसको बाउस्ट्रोफिडन कहा जाता है। और खरुष्टी लिपि जो है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ था। ब्राह्मणी लिपि जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला उत्तरी ब्राह्मणी और दक्षिणी ब्राह्मणी। उत्तरी ब्राह्मणी में आ जाता है आपका गुप्त लिपि, सिद्धि मातृका, उसके बाद कुटिल लिपि। यही कुटिल लिपि को 2 भाग में विभाजित किया गया है, नागरी लिपि और शारदा लिपि। और दक्षिणी ब्राह्मणी जो है उससे निकला है दक्षिणी ब्राह्मणी जो है उससे निकला है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। देवनागरी लिपि का जो नामकरण है वो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। इसके बाद मैंने देवनागरी लिपि का वर्तमान स्वरूप देखा 9वीं 10वीं शताब्दी का। इसके बाद का टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो हम उसके पहले संस्कृत की उत्पत्ति को देखते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो इसकी जो कहानी है संस्कृत की उत्पत्ति की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। महर्षि पाणिनि जो है उन्होंने उनके जो गुरु थे, गुरु अश्वमेघ जो थे, उनसे सारा ज्ञान अर्जन किया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे और ज्ञान चाहिए। तो गुरु अमोघ जो थे उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने तुम्हें दे दिया, और अगर अब तुम्हें और ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम भगवान शिव की आराधना करो। तो महर्षि पाणिनि गुरु अमोघ की आदेश पर भगवान शिव की आराधना करते हैं, और जब वो आराधना करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और तांडव करते हैं। और अंत में जब वो डमरू बजाते हैं तो वो 14 बार डमरू बजाते हैं, और उन्हीं डमरू से 14 ध्वनि निकलती है, जिससे 14 ध्वनियाँ जो निकलती है उसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इसमें मैंने ये भी जाना कि मुनित्रय और व्याकरण त्रय जो है, मुनित्रय 3 होते हैं और व्याकरण त्रय भी 3 हुए। जैसे महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 8 अध्याय है, और इसका जो पादिया भाग बोल सकते हैं वो 32 है। हर एक अध्याय में 4 पादिया भाग है। सूत्र इसका 3978 है। इसमें 5 पाठ है, पहला सूत्र पाठ, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा उनादि पाठ, 5वां लिंगानुशासन। और दूसरा जो कात्यायन वरुचि है मुनित्रय का ये वर्तिका है। तीसरा महर्षि पतंजलि का महाभाष्य है। ये जो आपको मैंने पहले बताया कि 14 ध्वनियाँ जो माहेश्वर सूत्र थी, वो इसको प्रत्याहार भी कहते हैं, अल सूत्र भी कहते हैं। ये जो 14 है इसको ना 3 भाग में विभाजित किया गया है, 4 सूत्र, 2 सूत्र और 8 सूत्र। 4 सूत्र में आपका स्वर निकलता है, 2 सूत्र से अंतस्थ निकलता है, 8 सूत्र से व्यंजन निकलता है। स्वर को अच कहा जाता है, अंतस्थ को यन कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। मैंने पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र को लिखा भी है, याद तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसके बाद मैंने स्वनिम रूपिम देखा, वर्ण देखा, इसके बाद थोड़ा सा अक्षर देखा, और फिर आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं सोने चले जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, और बाकी जो बचा है उसे मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा। और आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए कि आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे भी हेल्प हो।
धन्यवाद।